तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का पहला क्लास देखा, जिसमें से हमने 31 कॉन्सेप्ट देखा था। अब हम लोग जो PIQ है उसका 32वां से शुरू करेंगे और देखते हैं आज कितना पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कि पिछले NTPC में 4-5 अगर अलग अलग शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 4-5 क्वेश्चन पूछे थे केवल भाबर से। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है हिमालय के गिरिपद के आसन, मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पथरीला क्षेत्र होता है हिमालय के निचले यानी तराई क्षेत्र के आसपास, तो वहाँ होता है। फिर पूछ रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में रेह या कलर किसे कहा जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए किसको कहा जाता है। तो अनउपजाऊ नमकीन मिट्टी को, मतलब जहाँ पे जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है उसी को रेह या कलर बोलते हैं, और यह थोड़ा नमकीन मिट्टी बोलता है, थोड़ा सा पीला टाइप होता है ये मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि नदी के तटीय भागों में मिट्टी के जमाव से बने प्राकृतिक तटबंध को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, लेविज कहते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन वो है कि बांगर और खादर में कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन, बांगर पुरानी होती है और खादर नया होता है, तो खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, फिर बोले कि शिवालिक के समांतर हिमालय की नदियों द्वारा बिछाई गई कंकर पत्थर की पट्टी क्या कहलाती है। तो वही कहलाता है आपका भाबर, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोले कि विश्व की सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि यहाँ पे क्या सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसलिए। और इसलिए तो बोला जाता है कि बिहार की जो भी मिट्टी होती है ना, सोना होती है। लेकिन क्या करें, बिहार वालों को नॉलेज तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय तथा संरक्षित रूप में सूचीबद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कौन है, द लायन टेल्ड मकाक। ओके, आगे चलते हैं। एक सिंगा वाला गैंडा भारत के किस नेशनल पार्क में है। तो आपको ये भी पूछता है कि किस कांजीरंगा कहाँ पे पाया जाता है। तो असम में। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि कब्बर शेर, नहीं कब्बर नहीं, बब्बर शेर ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु सबको किसी को पता है, रॉयल बंगाल टाइगर। सीधे टाइगर नहीं बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर है, और ये सुंदरवन जो डेल्टा है उसमें पाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए 1992 में। ठीक, फिर बोला जाए लाल पांडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है। तो ये आपको पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखें तो बोला है कि भारत में DBW 371 कर्ण बिंदा, DBW 303 कर्ण बैसवणी और DBW 187 किस फसल की किस्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका गेहूं का है। ठीक, अब देखिए एग्रीकल्चर से भी आजकल क्वेश्चन बहुत पूछता है, और करंट अफेयर में भी एग्रीकल्चर से पूछता है। भारत में चावल की 2 प्रमुख उच्च उपज वाली किस्में कौन सी है। तो आपको पता चाहिए चावल की IR8 और जया। ठीक, फिर कल्याण, सोना और सोनालिका किस फसल की है। तो कल्याण और सोनालिका ये भी बहुत फेमस है, गेहूं। कल्याण, सोना और सोनालिका। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक क्षेत्र में चावल है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है। तो पूसा सिंधु गंगा ये आपका गेहूं की है। ठीक, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो ये तो आपको पता है, कपास के लिए काली मिट्टी यानी जिसको रेगू बोला जाता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण फैलती है। तो खसरा, जो खांसी होती है। ठीक, फिर बोले डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये एडिज से फैलता है। ठीक है, एडिज एजिप्टी। आगे क्वेश्चन कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो ये सॉल्क ने की थी। किसने, सॉल्क ने। आगे क्वेश्चन है कि किस वायरस के कारण एड्स होता है। तो HIV सबको पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर बोले कोविड-19 किस वायरस के कारण फैला था। तो ये आपको सब किसी को पता होना चाहिए, SARS-CoV-2। ठीक, आगे क्वेश्चन बोला जाए कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। रेबीज, ये बीमारी होती है रेबीज। ठीक है, और ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारे न्यूरॉन को करता है, तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्य प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है। तो वो फास्फोरस नहीं होता है। ठीक, बोला प्रोटीन मुख्य रूप से कितने तत्वों के बने होते हैं। तो ये आपको पता चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। ठीक, एमिनो एसिड किसके निर्माण खंड के हैं। तो ये एमिनो एसिड प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन के खंड होता है एमिनो एसिड।
फिर बोला जाए कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, मानव शरीर के बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए केराटिन होता है। आगे क्वेश्चन है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन होता है, और इसलिए तो हम हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक, फिर बोला जाए कि अगर मैं बोलूँ कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। ठीक, बोला है विटामिन डी, दूसरा में है विटामिन B12, तीसरा है विटामिन के और विटामिन सी। इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है, तो आपको पता है कि जल में विलय कौन कौन सा है जी, तो बी और सी। तो इसमें कौन सा है, तो बी है और सी है, यानी 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये सबको पता होनी चाहिए। ओहो, चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिएगा। फिर बोले किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए सबको पता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन सबको पता है, विटामिन सी। सूर्य के किरणों में हमें कौन सी विटामिन पड़े, विटामिन डी सबको पता है। रक्त का थक्का, ये विटामिन डी, इतना तेजी तो सबको पता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने प्रोटीन वाला सब भी पढ़ाया है, पीछे क्लास में मैंने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वाला बताया, क्लास पढ़ा दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिए, पूरा मैंने डिटेल से बताया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जान कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है, तो अंडे है। ठीक, फिर बोले दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शर्करा बोले तो लैक्टोज है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर कि सोयाबीन में किसका सबसे समृद्ध होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है। लेकिन हम लोग को केवल पता है कि सोयाबीन में, लेकिन सोयाबीन के कौन से, तो सोयाबीन के बीज में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, केसिन प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो केसिन आपके दूध में होता है। ठीक, और संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का उत्पादन क्या होना चाहिए, तो लगभग कितना होना चाहिए, 4:1 और 1। ठीक, कार्बोहाइड्रेट 4, वसा 1 और प्रोटीन 1। और पूछता है केसिन प्रोटीन को पचाने वाला हम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मतलब कौन सा एंजाइम निकलता है दूध को पचाने वाला, तो आपको पता होना चाहिए रेनिन होता है, रेनिन। ठीक, बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगला पूछा है मरामस्म रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की कमी से होता है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों की। आगे क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है, तो ये है आपका जीन पूर्वी और लक्षण पूर्वी संभावनाएं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे क्वेश्चन है कि मेंडल के अपनी मानसिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव हुआ था, तो वह था मटर का। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुणसूत्रों में कितने जोड़े पाई जाती है, तो यह है 23। फिर बोला जाए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे क्वेश्चन है कि जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विल्हम जोहानसन ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि C4 पौधों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, तो प्रकाश श्वसन C4 पौधों में। ठीक है, फिर बोला जाए कि मक्का और गन्ना किस प्रकार के पौधे उदाहरण है, तो C4 पौधे के। देख लीजिए मक्का और गन्ना। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन होती है। फिर बोले जाए पौधों में, और लेता कौन है प्रकाश संश्लेषण में, पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको देते हैं ऑक्सीजन। वही पूछता है कि कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन करते हैं। फिर बोले जाए कि पौधों के क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में आपको पता है कि मैग्नीशियम होती है। पूछता है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। रेगिस्तानी पौधों में रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो रेगिस्तानी पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, CM4 पाथवे के कारण। तो ये आपको पता है, इसलिए लोग ना, रेगिस्तानी वाले को ना रात में जाके बालुओं में सोते रहते हैं, क्योंकि ठंडा भी होता है एकदम मंद मंद मस्त, और ऑक्सीजन भी छोड़ता है जो वहाँ पे कोई भी पौधा होता है। तो बोला कि पौधों की पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये आपको सबको पता है, क्लोरोफिल, है तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, आगे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बोला है कि आवृत्त बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है, तो पुमंग बोला जाता है। ठीक, एंड्रोशियम इसको बोला जाता है। फिर बोला मादा के पुष्प के मादा जनन को क्या बोलते हैं, जायंग बोला जाता है। ठीक, गाइनोशियम। फिर परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक का संवर्धन क्या कहलाता है, तो ये आपको सब कुछ पता है, परागण पोलिनेशन कहा जाता है। फिर पुष्प का वो भाग जो कीटों को आकर्षित करने का के लिए रंगीन होता है, तो आपका जो पंखुड़ी होता है उसको दलपुंज बोलते हैं हम लोग। फिर बोला जाए कि निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, तो अंडाशय बदल जाता है फल में। और जो जिस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं बोला जाता बनाता है होता है, तो उसे असत्य फल बोला जाता है।
ठीक है। असत्य फल में कौन आता है? सेब असत्य फल आता है। सत्य फल का विकास किससे होता है? तो अंडाशय से। अगर वही नहीं होगा अंडाशय से तो असत्य फल बोला जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर बोला जाए कोशिका का सूर्य घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। फिर बोले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल में सबसे अधिक होता है। ये तो 10वां क्वेश्चन पूछता है। पौधों के भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो ये होता है स्टार्च। और ये क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है? पॉलीसेकेराइड का। जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो जल का होता है जाइलम और भोजन का होता है फ्लोएम। ठीक। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है और जिससे गैस विनिमय होता है? तो उसे अस्टोमेटा बोलते हैं या इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। बोले प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है? तो उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन खाए कीजिए, आपका शरीर में पूरा बना रहता है। इसलिए बॉडी बिल्डर लोग भी प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर बोला जाए कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। फिर बोला जाए मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य है? तो प्रोटीन। फिर बोला जाए दूध के दही में बदलने वाली एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। फिर बोला जाए जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। आनंद फेस स्केलेटन में कितनी अस्थियां होती है जिनमें प्रत्येक के अपने शारीरिक लैंडमार्क और विकास के चरण होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 14 होते हैं। फिर बोला जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो जांघ की हड्डी जिसका नाम है फीमर। फिर बोला जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ पाई जाती है? तो कान में। उधर पानी गिर रहा है। फिर बोला जाए खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 22 और 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। फिर अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन बोलते हैं। और हड्डी को हड्डी लिगामेंट बोलते हैं। फिर बोला जाए मनुष्य की पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। ठीक। और ये आप जो 22 देख रहे हैं ना, ये जो मैंने 22 बताया, तो इसमें पता है क्या क्या है? 22 में है कि 14 हमारे चेहरा में होता है, लेकिन 8 जो हड्डी है ये हमारे खोपड़ी में, जो हमारा सिर है इसमें 8 हड्डी पाए जाते हैं। आगे को देखते हैं। बोला जाए कि प्रथम मानव जीन थेरेपी प्रयोग जो सितंबर 1990 में शुरू हुआ था, किस अपूर्णता के विरुद्ध रेट्रोवायरल वेक्टर का प्रयोग किया गया था? तो ये था आपका एडेनोसिन डायमिनेज। ठीक है, डायमिनेज। ठीक है, एडेनोसिन डायमिनेज। ओके। तो ये अगला क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में बदलना। फिर बोला जाए बायोटेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी को बोले तो कार्ल अरेकी है। फिर बोला जाए कि पहली बार कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आर्थर कॉनबर्ग ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन करने वाला पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये है आपका ई कोलाई। ठीक। और फिर बोला जाए पीसीआर पॉलीमेराइज तकनीक की खोज किसने की थी? तो ये था कैरी मुलिस। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब दूसरा लड़का नहीं जानेगा। अगर आप पढ़ के जाते बस आपको ही पता होगा। तो देखते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक ठोकते रहिए। ठीक है। फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता के संतान में स्थानांतरित होता है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये इसी को तो बोला जाता है वंशानुक्रम। ठीक। आगे क्वेश्चन बा कि आनुवंशिक जानकारी का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो यही तो है डीएनए, जो हर माता पिता से बच्चों को मिलता है। एक ही प्रकार के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो जो अंतर पाया जाता है उसे वेरिएशन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक बाप के सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं 5 उंगली के एक जैसे नहीं हैं। फिर बोले प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये सबको पता है, उनका बुक भी है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है।
फिर बोला जाए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर बोला जाए क्वेश्चन कि एल्वियोलाई और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है विसरण। आगे मानव श्वसन का मुख्य अंग क्या है, तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के अंगों तक कौन सी गैस ले जाती है, तो ये आपको पता है ऑक्सीजन ले जाती है। फिर बोला जाए सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 16 बार, ठीक, 16 से 17 बार भी आता है। डायफ्राम का श्वसन में क्या कार्य है, तो यह फेफड़ों को विस्तार और संकुचन में मदद करता है, ठीक। और श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस बाहर करते हैं, तो हमको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। इसीलिए अगर कम जनसंख्या रहेगा ना तो हवा शुद्ध रहेगा, लेकिन क्या करें आप लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे पैदा ना कीजिए। मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृत्यु कोशिकाएं यानी सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स होती है, जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती है, वह संग्रहित करती है कहाँ, तो मज्जा में, ठीक, इसको बोलता है पीठ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो उसको जल और खनिजों का परिवहन करना होता है। फिर बोला फ्लोएम का पौधों में क्या कार्य है, तो भोजन को ले जाना होता है, ठीक। फिर बोला जाए कि पौधों की जड़ों द्वारा पानी सोखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये पराशरण है, ठीक। अभी जस्ट में हम लोगों ने देखा विसरण, वो वाला भी देख लीजिएगा। आलू पौधों का कौन सा भाग है, तो ये है तना भाग है, या कंद बोल सकते हैं। रेगिस्तानी पौधों में कांटे किसके रूप में, तो मैंने बोला था ये पत्तियों के रूप है। फिर आगे क्वेश्चन है कि यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, जो रुधिर स्खलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो फाइब्रोनोजिन है। हम तो लग रहा है जब कभी से हम खाली साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको पता है कि ज्योग्राफी भी साइंटिफिकली ज़्यादा रहता है ज्योग्राफी में। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका मदद करती है, तो ये करता है प्लेटलेट्स, ठीक। फिर बोला जाए कि विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जो भी आपका कोई कट जाए तो आपका खून बहते रहता है, इसलिए विटामिन के खाया कीजिए। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन नाम की एक प्रोटीन होती है, नहीं तो अगर अंदर जम जाएगा तो हमारा पूरा क्लॉट्स बन जाएगा और हम मर जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। आगे क्वेश्चन देखें, तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन छूट गया। पित्तरस का भंडार कहाँ होता है, मैंने बता दिया पित्ताशय में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन के अप्रत्याशित स्राव के कारण होता है, तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसुलिन शरीर के किस अंग में स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय में होता है, पेंक्रियाज बोलते हैं जिसको। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी बोला जाता है, ठीक। फिर बोला जाए कि किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रेनलिन, जिसको अधिवृक्क में होता है, ठीक। फिर बोला मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि। और फिर बोला जाए कि शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो इसको करती है पिनियल ग्रंथि। ये हमारे मटर के दाने जैसा होता है ये ग्रंथि। फिर बोला जाए कि गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की बाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे पर। रानी की बाव आपको पता है पैसा में भी है, कौन से पैसे में, ये आपको लोग कमेंट कर दिया कि कितने रुपए के पैसे में रानी की बाव है। ये गुजरात में रानी की, तो ये सरस्वती नदी किनारे है। आप लोग को कमेंट करना है कि रानी की बाव कितने रुपए के नोट में है, ठीक। रानी की बाव को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो 2014 में, ठीक, याद रखिएगा। फिर बोला जाए भारतीय मुद्रा के किस नोट में रानी की बाव चित्र है, वो यहीं पे बता दियो, हम भी ना सबको बता ही देते हैं, ठीक। रानी की बाव का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था सोलंकी राजवंश में। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा को बोला जाता है, ठीक। और बोला जाए कि साबरमती नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर है, तो साबरमती, अहमदाबाद। और साबरमती बहुत गंदा है भाई, क्योंकि अहमदाबाद ना पूरा गंदा गंदा कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि थार मरुस्थल में दिखने वाला विशिष्ट भू आकृति डैश डैश है, तो आपको पता है कि थार मरुस्थल में बालू के टीले बनाते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो थार का अधिकांश भाग आपको पता है राजस्थान ही है, गुजरात में थोड़ा सा आ जाता है। मरुस्थल क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं, तो इसी को बोला जाता है बरखान। थार मरुस्थल की सबसे लंबी और एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी, ठीक। फिर बोला जाए मरुस्थलीय वनस्पति को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है,
तो मरुस्थलीय वनस्पति को जेरोफाइट्स बोलते हैं। तो आप लोग ना हमें ये बताइएगा कि पथरीले जो वनस्पति होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है कि पथरीले वनस्पतियों को क्या बोला जाता है। तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। खेड या पलाया झीलें मरुस्थल के किस भाग में पाई जाती है? तो खेड या पलाया निचले बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो वो आपको पता है नेपाल और भूटान। आगे क्वेश्चन है कि जो देश चारों ओर भूमि से घिरे हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं भू आबद्ध देश बोलते हैं, यानी लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है कि केवल वो लैंड से ही घिरा हुआ है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश, तो ये आपको पता है बांग्लादेश है। ठीक, 4096 है शायद, आपको याद देख लीजिएगा। 4096 मेरा दिमाग में आ रहा है। मैकमोहन भारत के किस देश के बीच स्थित है? तो मैकमोहन आपको पता है कि गुजरात के बीच है। ठीक, फिर बोला जाए भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है रेड क्लिफ है। और ये क्वेश्चन है कि भारत और कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का राज्य है वो त्रिपुरा है। ती से तीन ओर से, क्या नाम है, वाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो देशांतरीय विस्तार को ये पूछा है कि देशांतरीय विस्तार कहाँ से कितना तक होता है, ये पूछना चाह रहा था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसने कुछ और पूछा ना, तो थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है 68 डिग्री 7 से और 97 डिग्री 25। ये तो बच्चे में ही पढ़ा जाता है। जब आप 5वीं क्लास में हो, मैंने तो जब 5वीं क्लास में था तभी मैंने ये सब पढ़ना शुरू कर दिया था। नहीं, 5वीं तो बहुत दूर हो गया भाई, 4थे क्लास में शुरू हुआ था हम लोग का। ज्योग्राफी का जब था पहला को पाठ ही था अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमुती बीच समय का अंतर कितना होता है? तो 2 घंटा होता है। ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, और किबुथु ये सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और गुहारमुती कहाँ है? गुजरात में। गु से गुहार, गु से गुजरात, बस गु भी मत बोल दीजिएगा कोई। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये बहुत ही कम है भाई, 2.4 है ओनली। बोला भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 और इधर से 2933। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सबको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से डैश के परिवहन के लिए जाता है, तो वो कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस के लिए। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ये है आपका HVJ पाइपलाइन। ठीक, भारत की प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये सबसे बड़ा है असम, राजस्थान, डाटा के अनुसार। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना यानी गेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक क्षेत्र के लिए, ये याद होना चाहिए। फिर बोला जाए कि तापी पाइपलाइन किन देशों के बीच प्रस्तावित है? तो तापी है आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, क्या नाम है भाई, मज़ा आ गया बोलने में। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम है भाई, अकेले है, ऊपर में है, सबसे दार्जिलिंग के ऊपर है। तो चीन से भी लड़ जाता है, नेपाल से भी है और भूटान से भी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? तो नाथुला ये आपके सिक्किम है, यह याद रखिएगा। फिर बोला जाए कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पियोको को छोड़कर बोला है कि चोटी है, किस राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम है। ठीक, आगे क्वेश्चन है ये पीओके, अगर आप लोग समझ रहे हैं क्या पीओके? जैसे हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है ना, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो वहीं छोड़ा के पीओके को छोड़ के अगर बोला जाए भारत की सबसे, तो वो है आपका कंचनजंगा, जो ये हमारे क्षेत्र में आ जाता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केवल एक अन्य भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ये केवल पश्चिम बंगाल से लड़ता है। ठीक है, मतलब इसकी जो सीमा है केवल एक राज्य से होती है, जो है पश्चिम बंगाल, कौन से? दार्जिलिंग से।
तीस्ता नदी किस राज्य की मुख्य नदी है? तो आपको पता है तीस्ता सिक्किम की है। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन बा कि चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के शेष भाग को किस क्षेत्र से जोड़ता है? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। ये देखिएगा हमेशा चिकन नेक ना ये हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा चीन ऑक्युपाइड करना चाहता है इसमें, और इसके लिए हमेशा विवाद चलते रहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो यह करता है 24 घंटे में। फिर बोला जाए कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है? तो दिन रात का होना होता है दैनिक गति का कारण, इसी को घिरण गति बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो 365, जिसमें साल होते हैं 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री पर झुका होता है? तो 23.5 डिग्री पर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर बोला जाए कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष में झुका हुआ है इसके कारण, और परिक्रमण गति के कारण। ठीक, फिर बोला जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह है तो शुक्र, और इसी को पृथ्वी के बहन बोला जाता है ना, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो बोला जाता है लिग्नाइट। ठीक, और लिग्नाइट किसका रूप है? तो ये कोयला का रूप है। ठीक, कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी मानी जाती है? तो एंथ्रेसाइट माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे कि लिग्नाइट को कोयले का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में, और कौन से क्षेत्र में? नवेली में। अगला है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल को। फिर बोला जाए झारखंड का झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, आज हम लोग बस 60 तक करेंगे। बोला जाए बंगाल की खाड़ी अनुदेश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को डैश के रूप में जाता है। तो दक्षिणी भाग को आपको पता है कोरोमंडल जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के, तो है कोंकण तट। ठीक, अगला बोला जाए कि केरल के तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है मालाबार तट। ठीक, और फिर चिल्का झील किस तट का हिस्सा है? तो उत्तरी सरकार का। ठीक है, उत्तरी सरकार या उत्कल तट बोला जाता है। फिर बोला जाए पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ आकर मिलते हैं? तो ये दोनों मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। फिर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो यह है 6100। मुख्य भूमि को बोला है, अगर पूरा बोल दे तो 7516 होता है। ठीक है, ये मुख्य भूमि का बोला है तो 6100, क्योंकि मुख्य भूमि मतलब इसमें अंडमान निकोबार का क्षेत्र नहीं लिया है तट का। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये टिहरी बांध आपको होना चाहिए भागीरथी पर। और मुझे ये बताइएगा कि टिहरी बांध किस राज्य में है? ये हम लोग को कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है 260 मीटर। ठीक, फिर बोला जाए भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है? तो कहाँ मिलकर बोलती है? तो देवप्रयाग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड की किस घाटी में टिहरी बांध स्थित है? और ये बता दिए यहीं पर राज्य का नाम, गढ़वाल हिमालय। ठीक, फिर बोले चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतोपंथ हिमनद। अब देखिए जो यहाँ पे ना बोला है ना कि जो प्रयाग पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि ये प्रयाग है, देव प्रयाग, प्रयाग जिसे प्रयाग है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब जो है ना, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब है ना। तो आप लोग ना ये चीज़ देख लीजिएगा, ये प्रयाग से क्वेश्चन आपके आता है एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी वाले या जो एसएससी जीडी वाले हैं, क्योंकि एसएससी का भी यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये जितना भी है कि कौन कौन से। तो बस 5 मिनट का काम है, एक लाइन में देख सकते हैं, बस हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा जरूर, नहीं तो फिर आप लोग पछताइएगा कि हाँ मैंने बोला और आप लोगों ने देखा नहीं, तो फिर आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। और 1 नंबर की वजह से अगर आप मेरिट लिस्ट में छटा गए तो फिर आपका क्या होगा आपका पता नहीं, क्योंकि थोड़े से नंबर से छटाना मतलब समझते हो पूरी आपकी मेहनत की वाट लग जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने दोस्ता और दोस्तानियों से भी सब्सक्राइब करवा लेना। ठीक बा, थैंक यू।